आइए आज सुनते हैं कहानी कल कहाँ जाओगी। सुबह की पहली किरण की तरह वो मेरे आंगन में छन से उतरी थी। उतरते ही टूट कर बिखर गई थी और उसके बिखरते ही सारे आंगन में पीली सी चमकदार रोशनी कोने कोने तक फैल गई थी। खिलखिलाकर जब वो सिमटती तो रोशनी का एक घना बिंदु आंगन के बीचों बीच लरजने लगता और उसकी बेबाक हंसी से आंगन के जूही के फूल खुलकर अपनी खुशबू बिखेरने लगते। उसका नाम था प्रीत। मैं उसे प्रीतो कहती थी। हुआ यूं कि मेरी एक बड़ी पुरानी सहेली अपने घर जा रही थी। मेरे पति विदेश गए थे। घर वैसे भी काटने को दौड़ रहा था। मेरी सहेली ने प्रस्ताव रखा कि प्रीतो को कुछ दिन मैं अपने घर में ही रख लूं, तो मैंने फौरन हाँ कर दी। मेरी सहेली का दायां हाथ थी प्रीतो। उसके किंडरगार्टन स्कूल के बच्चे उसे तीतो कहकर स्कूल में घुसते और फिर वो उनकी प्रीत आंटी हो जाती। प्रीतो को प्रीत कहलवाने का शौक था। स्कूल से लेकर तकिए के गिलाफ तक के काम प्रीतो के सुपुर्द थे। पर जब छुट्टियों में मैडम घर जाने लगी तो प्रीतो को साथ ले जाना उनकी हिसाबी बुद्धि को ठीक न लगा। मेरी ये सहेली बचपन से ही बड़ी दबंग थी। एक बार गोलगप्पे वाले से उसका झगड़ा हुआ और मैडम की चप्पल की मार से वो भाग गया। तब से हम उसे मैडम ही कहते थे। उसका असली नाम भूल ही गए। 2 दिन पहले ही मैडम प्रीतो को लेकर मेरे घर आ गई थी। जब मैडम ट्रेन पर बैठी तो प्रीतो, जो उसका राई रत्ती संभाल कर रख देती थी, थक कर चूर हो चुकी थी। आते ही उसने 2 सैरेडॉन खाई और वो सो गई। दूसरे दिन अभी घर में चहलकदमी की आवाजें आनी शुरू हो गई थीं। बाथरूम का पानी धुआंधार बहने की आवाज आई। लोहे की बाल्टी में खुले नल का पानी शोर कर रहा था। बिस्तर में पड़ी आंखें नीचे नीचे ही मैंने जोर से आवाज लगाई, प्रीतो। जी मैडम। वो जैसे मेरे सर पर ही खड़ी थी। खबरदार जो तूने मुझे मैडम कहा। मैं झल्लाकर उस पर बरस पड़ी। तो वो बड़ी मासूमियत से बोली, तो फिर क्या कहूं मैडम जी। पहले ये नल बंद करो और तुम मुझे दीदी कह सकती हो। वो मुझसे कब आकर लिपट गई, मैं यह जान ही न पाई। दीदी दीदी कहकर उसने सारा घर गुंजा दिया। फिर उसके अतीत की चंद पोटलियां पल भर में ही मेरे सामने बिखरी पड़ी थीं। प्रीतो अकेली बेटी थी, 3 4 भाइयों की अकेली बहन। पर उसका बाप, जो बढ़ई से ज्यादा शराबी था, उसने इसके जरा सा बड़ा होते ही इसे नंबरदार के बेटे से ब्याह दिया। उसे पुराना दमा था। इस अन्याय का विरोध कौन करता। उसके भाई शराबी बाप की मार खा खाकर दौड़ने की उम्र आते ही घर से भाग गए थे। माँ घर की दीवारों जैसी ही एक दीवार थी। भगवान की करनी, सुहाग रात के दिन ही दूल्हे महाशय को दमे का ऐसा दौरा पड़ा कि अस्पताल ले जाना पड़ा। सुहाग शैया पर बैठी बैठी प्रीतो सोई रही। सुबह लोगों ने कहा, कुलच्छनी है कुलच्छनी। कुलच्छनी ने आते ही पति पर वार कर दिया। पता नहीं नंबरदार के इस नाम का क्या होगा। इसका पांव तो बड़ा जानलेवा है। तभी हमारी मैडम वहां पहुंच गई और शौहर के मरने से पहले ही प्रीतो को घर ले आई। सारे गांव के मुकाबले में वो अकेली ही काफी थी। पर दबंग ऐसी कि उसे देखते ही नंबरदार हुक्का छोड़ उठ खड़ा हुआ। इसी दबंगता की वजह से आज तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। ऐसी ख्याति थी कि पुरोहित भी उसकी जन्म पत्री कहीं ले जाने को राजी न होता। सो कुंवारी ही रह गई। प्रीतो की आंखों में तैरते सपने मैडम ने बड़ी आसानी से पोंछ डाले और शहर में आकर बच्चों का किंडरगार्टन खोल दिया। प्रीतो को जो सहारा मिला तो उसने अपना मन सारा बच्चों में ही लगा दिया। मैडम उसे प्यार भी करती थी, पर मजाल है जो कभी पता चलने दे। प्रीतो, जिसने शादी से सुहाग सनी भावरों में शर्मा शर्मा कर पांव रखे, अग्नि के आगे कस्में वादे करते समय पिघलाती रही, वो प्रीतो कब तक अनुशासन में रहेगी, इसका भय मुझे बराबर लग रहा था। मेरे घर में आते ही जरा सी सहानुभूति उसकी आंखों में फिर से सपनों के संदेशे बुनने लगी। सारा काम हंसते हंसते निपटा लेती और सारा दिन कोई 6 बार कंघी करके महा उबाऊ बोरिंग हेयर स्टाइल बनाती रहती। बिंदी लगाने का उसे बड़ा ही चाव था। मैंने एक दिन कहा, प्रीतो, तू बिंदी लगाकर मिटा क्यों देती है। उदास होकर बोली, वो जो मर गया है। पर दीदी, मेरा मन बिंदी लगाने को करता है। मैंने कहा, उससे तेरा क्या वास्ता, ये कोई शादी थोड़ी ही थी। वो उत्साहित होकर बोली, यही तो मैं कहती हूं, पर मैडम हमेशा टोक देती हैं। कहती हैं लाल बिंदी सिर्फ सुहागिनें लगा सकती हैं। तो तुम काली बिंदी लगाया करो। हाँ दीदी, काली बिंदी तो लगा ही सकती हूँ।
और अब उसे मरे हुए 1 साल तो हो ही गया है। अब उसका प्रेत मुझे तंग नहीं कर सकता। ये कहकर वो हंस पड़ी। वो कहने लगी, दीदी, अगर वो जिंदा रहता तो मैं कभी गांव ना छोड़ती। शादी से पहले एक बार उसने रास्ते में मेरा हाथ पकड़कर कहा था, कसम खा प्रीतो, मुझे कभी छोड़कर ना जाओगी। और मैंने कसम खाकर कहा था, कभी नहीं। तभी किसी के कदमों की आहट हुई थी पीछे से और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया था। उसके घरवाले कहते हैं, हमें पता था ये ज्यादा दिन ना जी सकेगा। हमने तो ये शादी इसलिए करवा दी थी कि प्रेत बनकर हमें तंग ना करे। मेरा गला उन्होंने काटना था, सो काट दिया दीदी। मैंने कहा, प्रीतो, तू तो अभी 20 की भी नहीं हुई, ऐसी बातें क्यों करती है? तेरी किसी भी बात से नहीं लगता कि तेरी शादी हो चुकी है। ये जोग तो तुमने मैडम की संगति में लिया है जानबूझकर। इसे छोड़ना ही होगा। दीदी, पति को लेकर जो सपने मैं बुना करती थी, उनका राजकुमार ये तो न था। वो सपने बड़ी बेरहमी के साथ मेरी आंखों में से पोंछ दिए गए। अब उस नई स्लेट पर रोज कोई न कोई आकर मिट जाता है। कोई मूरत बनती ही नहीं। मैंने उसे बड़ी प्यार से पूछा था, तुम्हें कोई अच्छा लगता है प्रीतो? नहीं, पर जी चाहता है मैं किसी को अच्छी लगूं। हाथ पांव में मेहंदी लगाऊं, मांग में सिंदूर, लाल जूड़ा और सुरमई आंखें। इनके साथ अगर सुहाग होता तो मेरा भी हुआ था। पर सुहाग तो पति के साथ होता है, और वो तो मैंने देखा ही नहीं। प्रीतो, मैडम का किंडरगार्टन तू ही तो संभालती है। अगर तुझे कोई अच्छा लगे तो क्या सब छोड़ जाएगी? पता नहीं दीदी, पर मैडम क्या ये बात कभी सह पाएगी? यही तो बात है दीदी, मैडम का मुझ पर बड़ा भरोसा है। इसी से तो मुझे डर लगता है कि कहीं कोई अच्छा ना लगे। मैडम तो मैडम, बच्चों के माँ बाप भी मुझी पर भरोसा करते हैं। मैडम को तो सबके नाम भी नहीं आते। और फिर अगर एक दिन अपने हाथ से बनाकर न खिलाऊं तो मैडम खाती ही नहीं। 2 महीने कब निकल गए पता ही न चला। बस एक दिन मैडम आई और प्रीतो को लेकर चली गई। जाती बार प्रीतो ने चोरी से मुझसे कहा था, दीदी, मुझे भूल न जाना। मैं तो ना आ पाऊंगी, पर आप आना। मुझे बुलाओगी ना दीदी? मैंने उसे हौसले दिए। फिर गृहस्थी के ताने बाने को सुलझाती मैं प्रीतो की उलझनों को भूल सी गई। एक दिन भरी दोपहरी में मैडम आधम की। उसने पूछा, यहां प्रीतो आई है? मैं जड़वत खड़ी रही, कुछ उत्तर ना सूझा। जवान जहान लड़की आखिर कहाँ गई? मुझे चुप देखकर मैडम बोली, उसे आग लगी है ये तो मैं जान गई थी। बस गलती एक ही हुई कि उसे मैं सब्जी लेने अकेली भेजती रही। छुपाकर बिंदी ले जाती थी, उस मरघट के पास जाकर लगाती थी। क्या आग है बिंदी लगाने की। जब भी कलमुही आती देर लगाकर आती। फिर सब्जी काटते वक्त या चपातियां सेकते वक्त शर्मा कर मुस्कुराती थी पट्टी। मुझे क्या पता था इसे क्या मौत पड़ी है। नहीं तो उड़ने से पहले ही पर काटकर फेंक न देती। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं पागल ना हो जाए। लक्षण सब वही थे। वो तो कुछ दिन पहले एक बच्चे की मां ने अगर मुझे ना बताया होता तो मुझे कहां पता चलना था। कोई मुआ दर्जी है सब्जी वाले की दुकान के पास, उसी के साथ भागी होगी रान। उसी के साथ आंख मटक्का चल रहा था उसका। एक बार मिले ना तो पुलिस में देकर छुट्टी पाऊं। इंस्पेक्टर तिवारी है ना, उनके दोनों बच्चे मेरे ही स्कूल में हैं। मैंने कहा, मैडम, तुम रूखी सूखी लकड़ी हो। अगर वो नागरबेल कहीं सहारा ढूंढती है तो जाने दो उसे। उसे खुशी ढूंढ लेने दो। बिफर कर मैडम चिल्लाई, ओह, तो ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि मेरी ट्रेनिंग में गलती कहाँ हुई है। ना तुम्हारे घर उसे रखती और ना आज ये नौबत आती। अब मुझे भी ताव आ गया। मैंने भी चिल्लाकर कहा, ये आग मैंने नहीं लगाई, पर ये आग मुझे ही लगानी चाहिए थी। तुम मेरी दोस्त हो। तुम्हारी पापों का प्रायश्चित मैं ना करूंगी तो कौन करेगा? तुम क्या जानो पुरुष के प्यार के बगैर जिंदगी कैसी रेगिस्तान सी होती है। फेरों की मारी को तुमने अपने अनुशासन के डंडे में साध कर रखा हुआ है। तुम जल्लाद हो तोशी, तुम जल्लाद हो। तुम इंसान नहीं हो। तुमने मोहब्बत की जिंदगी नहीं देखी ना। कभी देखोगी तो जानोगी कि तुमने अब तक क्या खोया है। मैडम चिल्लाकर बोली, मुझे फरेब नहीं खाना है मिसेस आदित्य वर्मा। आप घर में रख कर देखिए। अगर तुम्हारे पालतू आदित्य को भी ना झटका दे देना तो मेरा नाम भी तोशी नहीं। दिन रात उसकी इशारेबाजियां क्या मेरी नजरों से नहीं गुजरती? अगर इस स्कूल की मुसीबत ना होती ना
तो कब की भेज देती उसे मैं गांव में, जहां से कसाईयों के हाथ से छुड़ा कर लाई थी मैं उसे। अरे तो शादी करवा दो उसकी, मैंने कहा। आओ चलो चाय पिए, पानी खौल रहा होगा। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। चलो मैडम, अच्छा चलो तुम्हें रूह अफ़ज़ा पिलाती हूँ। उसके बाद उसका जी थोड़ा हल्का हुआ तो मैंने कहा, मैडम उसकी शादी कर दो। उसके हालात में एक बार अपने आप को खड़ा करो और सोचो। मैडम बोली, मैं कोई अच्छा लड़का देखकर कुछ कर पाती, इससे पहले ही लगता है वो भाग गई। आज दूसरा दिन है, तौबा तौबा। अभी तो शाम की क्लासों के लिए बच्चे आते होंगे। अच्छा लो मैं चली। कई दिन हो गए। एक दिन शाम के वक्त मैंने दरवाजा खोला तो प्रीतो को सामने खड़ा पाया। पीछे एक लंबा तगड़ा खूबसूरत सा लड़का। शराब से वीर बहुटी उसकी आंखें, जैसे मेरे भीतर कुछ कपासी गई। बिखरे बाल और दंभ से भरा चेहरे पर मस्तक। उसने मेरी अभ्यर्थना में जरा सा झुका भर दिया। मैं स्नेह से दोनों को अंदर ले आई। चाय का पानी चढ़ाने जैसे ही रसोई घर में गई, प्रीतो पीछे पीछे आ गई। हंसकर बोली, कैसा है? मैंने कहा, अच्छा। वो हंसी और फिर बोली, शराब तो रात को पीता है, आंखें हमेशा लाल रहती हैं। मैंने कहा, मैडम को मिली? प्रीतो ने नीची नजर करके कहा, गई थी, उसने निकाल दिया। प्रकाश? यही आदमी बड़ा गुस्सा हुआ। थोड़ा ठहर कर बोली, दीदी मुझे पुरानी धोतियां देना, ये एक ही धोती है, मैडम की थी। मैंने उसे धोतियों के साथ शगुन के रुपए भी दिए और प्यार से कहा, प्रीतो मैं हूं, कभी 19-20 हो तो याद रखना। प्रीतो मेरे सीने से लग कर रो पड़ी। मुझे मालूम था वो गलती कर चुकी है। ये आदमी पति जैसा तो नहीं लग रहा। फिर कुछ दिन बाद मैडम का फ़ोन आया। बोली, क्या दोस्ती निभा रही हो मिसेस आदित्य वर्मा? कल तुम्हारी वही साड़ी पहने प्रीतो मिली थी जो हमने साथ साथ कॉलेज के मेले में खरीदी थी। देखना कहीं साड़ी से भी कभी आदित्य को भुलावा ना हो। आदित्य? मैं चौंकी। ये मैडम कितनी संगदिल है। उसके दूसरे ही दिन प्रीतो फिर आई, पर अकेली। रसोई घर में आकर बोली, मुझे बैंगन की पकौड़ियाँ बना दोगी? मैंने उसे भरपूर नज़र से देखा। वो शर्माई और कहने लगी, अभी तो 3-4 महीने हैं, आज वो नासिक गया है, तभी आ सकी हूँ। मुझे कुछ पैसे भी दोगी ना? वो तो खाली राशन ला कर रख देता है, एक भी पैसा हाथ में नहीं देता, बाहर से ताला लगाकर दुकान पर जाता है। फिर अचानक खुश होकर बोली, वहाँ एक खिड़की है जिससे मैं कूद कर कभी कभी निकल जाती हूँ। पर एक दिन पड़ोसन ने उसे बता दिया था। उस रात उसने मुझे बहुत मारा। मैंने उसकी ओर देखे बिना पूछा, कोई शादी का कागज है तुम्हारे पास? बोली, नहीं, शादी तो मंदिर में हुई थी। पैसे लेकर प्रीतो चली गई। 3-4 बरस उसका कोई पता नहीं चला। एक दिन मैडम ही कहीं से खबर लाई थी कि उसका पति उसे बहुत मारता है। एक दिन देवर ने छुड़ाने की कोशिश की थी, सो उसे भी मारा और प्रीतो को घर से निकाल दिया। वो तो पड़ोसियों ने बीच बचाव करके फिर मेल करा दिया। मैं थोड़ा दुखी हुई, फिर सोचा, बच्चे हैं, बच्चों के सहारे औरतें रावण के साथ भी रह लेती हैं। इसी तरह एक शाम आई, साथ लाई कुछ मेहमान। आदित्य बाजार से कुछ सामान लेने गए थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो एक अजनबी औरत अपने फूल से 2 बच्चों को थामे खड़ी थी। मैंने कहा, प्रीतो? वो बच्चों की उंगलियां छुड़ाकर यूं लिपटी जैसे इस भरी दुनिया में उसे पहचानने वाली सिर्फ मैं अकेली थी। मैंने उसे छुड़ाते हुए कहा, प्रीतो घर में मेहमान हैं, आओ अंदर चलो। बगैर भूमिका बांधे प्रीतो ने कहा, दीदी वो चला गया है दुबई, घर भी किसी और को दे गया, सिर्फ आज रात मुझे रह लेने दो। मैंने कहा, प्रीतो ये मेहमान आज ही आए हैं, तुम्हें कहाँ सुलाऊंगी, फिर बच्चे भी हैं। प्रीतो ने कहा, इन्हें लेकर मैं बरामदे में सो जाऊंगी, कल सवेरे यहीं मैंने किसी को मिलना है, वो मेरा कोई इंतज़ाम करने वाले हैं। मैडम मुझे किसी अनाथ आश्रम में भेजना चाहती हैं। मैंने कहा, तुम मैडम के घर क्यों नहीं गई? वो कभी भी नहीं रखेंगी दीदी मुझे, और फिर मैं आश्रम नहीं जाना चाहती। पर क्यों? अगर कभी इनका बाप आया तो? मेरी आंखों के आगे आदित्य का चेहरा घूम गया। मैडम की कही हुई बात भी याद आ गई। एक रात उनकी मर्जी के बगैर भी रख लेती थी, पर प्रीतो को ये पूछने का साहस उस समय न था कि कल कहाँ जाओगी। मैंने अपने अंदर के इंसान का गला दबाया और कहा, नहीं प्रीतो,
यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। ये लोग हमारे जेठ की लड़की को देखने आए हैं। लड़की कल दिल्ली से आएगी। ऐसे नाजुक रिश्तों के दौरान मैं घर में कोई अनहोनी नहीं कर सकूंगी। तुम पैसे लो। अगर कल सवेरे यहाँ किसी को मिलना है तो टैक्सी में आ जाना। अब तुम जाओ। मैंने उसके दोनों बच्चों को उंगली से बाहर की तरफ रास्ता दिखाया। दरवाजे के बाहर जाकर देखा तो उसने चौकीदार से टैक्सी मंगवाई और बच्चों के साथ प्रीतो को बैठते हुए मैंने देखा। उसकी पसीने से तर हथेली में कुछ नोट खोस दिए थे। घर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। ये दरवाज़ा मैंने प्रीतो के लिए बंद किया था या अपने लिए, ये न जान पाई। रात भर मुझे चौराहों की ख्वाब आते रहे। फिर कई दिन मैं दीवारों से पूछती रही, कल कहाँ जाओगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।